एम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं कक्षा छठी का 12वां पाठ संसार पुस्तक है। बच्चों, ये जो पाठ है ये नेहरू जी के द्वारा लिखे गए इंदिरा गांधी को पत्र हैं और इस पाठ में उस पत्र का ही जिक्र है। तो इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी और मसूरी में रहा करती थी, मसूरी छात्रावास में, छात्रावास मतलब हॉस्टल में, तब उनके पिता जवाहरलाल नेहरू उन्हें पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी दिया करते थे और अपने पत्र में वो उनको इंदिरा गांधी जी को बहुत सारी ऐसी बातें बताया करते थे जो कभी इतिहास से संबंधित होती थी, कभी विज्ञान से संबंधित होती थी, कभी व्यवहारिक जीवन से संबंधित हुआ करती थी। ठीक है, तो हम ये पाठ पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है इसको, और उन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया? जो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं, वही प्रेमचंद जिन्होंने नादान दोस्त लिखी थी, पढ़ी है ना हमने अभी। तो वही नादान दोस्त के रचनाकार प्रेमचंद द्वारा इसको अनुवाद किया गया, वरना ये जो है ये इंग्लिश में लिखा गया था। अब हम शुरुआत करते हैं। संसार पुस्तक है, पाठ 12। जब तुम मेरे साथ रहती हो, ये कौन कह रहे हैं? नेहरू। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। नेहरू जी बता रहे हैं, अब जब तुम मसूरी में हो, मसूरी कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड का एक जो हमारा हिल स्टेशन है, पहाड़ी जगह है। अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में, हम दोनों उस तरीके से बातचीत तो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो ये जो है अपनी बेटी को अपने देश के बारे में और देश के और जो हमारे संसार के अन्य देश हैं उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। आगे चलें। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अब वो बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड है, तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान को थोड़ा सा तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड क्या? इंग्लैंड तो एक छोटा सा टापू है, जबकि हमारा हिंदुस्तान क्या है? वो बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है उसी का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। कह रहे देखो, अगर आप सचमुच ज्ञानी बनना चाहते हो तो सिर्फ आपका फर्ज ये नहीं है कि जो मेरे देश में हो रहा है बस मेरे को उसकी जानकारी तक आप सीमित रह जाए। नहीं, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे संसार में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपके लिए ये बातों को जानना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा? आप कुएं के मेंढक, कूप मंडूक बन के रह जाओगे। तो ये कौन बता रहा है? नेहरू जी अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बल्कि और जितने भी देश फैले हुए हैं उनके विषय में भी जानना बेहद जरूरी है। अगला पैराग्राफ। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी ही बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वे हमारे भाई बहन हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नेहरू जी ने बाकी के जो दूसरे लोग इसमें आबाद हैं उनको क्या कहकर संबोधित किया? तो आपका उत्तर क्या होगा कि इसे भाई बहन कहकर संबोधित किया। एक एक पंक्ति पढ़ाने का बच्चों में आपको बार बार ये कहती हूं कि ये उद्देश्य है कि बीच बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपको बीच में से प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। पाठ को समझना समझाना इसलिए आवश्यक है, और यदि आपने पाठ समझ लिया तो आप ये ध्यान रखना कि आपको प्रश्नोत्तर में दिक्कत नहीं आने वाली। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि तुम थोड़ी सी बात जो भी मैं तुम्हें लिखूंगा उसको बहुत शौक से, आनंद से पढ़ोगी और ये भी जान जाओगी कि हमारे जो भारत के अलावा जो जो जहां जहां और जो विदेश में भी लोग रहते हैं वो भी हमारे भाई बहनों के समान ही हैं और
उन तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तो मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, और उनको उनके बारे में जानना, अवश्य जानना और जानने में रुचि रखना, क्योंकि उस रुचि से उस ज्ञान से तुम्हें वो आनंद मिलेगा जो किसी बड़ी बड़ी किताबों में भी उपलब्ध नहीं होगा। यानी वो क्या कह रहे हैं, व्यवहार से लोगों को जानो, व्यवहारिक ज्ञान भी तुम्हें बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने देश तक छोटे ज्ञान तक सीमित रहना इनका उद्देश्य नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं रहता था। आदमियों के पहले यहाँ क्या रहते थे, सिर्फ जानवर रहते थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा भी समय था जब धरती पे कोई जानदार चीज ही नहीं थी। यानी तब क्या था, तो शायद वहां पर सिर्फ वनस्पति होगी। आज यह दुनिया हर तरीके के जानवरों और आदमियों से भरी पड़ी है। तो अब ये उनको धरती की जानकारी दे रहे हैं, कैसे मानव सभ्यता का विकास होता दिखता है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने इस विषय में खूब सोचा, पढ़ा और लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और यहाँ पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। क्यों नहीं रह सकती थी? गर्माहट की वजह से यहाँ पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। वो क्या कह रहे हैं, जब आप जानवरों की हड्डियां देखते हो पुरानी, तो ये पता लग जाता है कि इतना गर्म हो गया यहाँ पर कि उनका जीवन भी असंभव हो गया। तो जो भी हमारा जो मानव सभ्यता है, जो धरती है, वो धीरे 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 करके किस प्रकार से उस पर विकास होता गया, वनस्पति, फिर जानवर, फिर इंसान, ये बताना नेहरू जी का उद्देश्य है इस गद्यांश में। आगे चलते हैं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। कह रहे देखो, जो इतिहास लिखित रूप में हमें उपलब्ध है उसकी जानकारी तो हमें मिल जाती है, लेकिन जो उससे पहले का भी तो इतिहास था, जब हमने कहा पृथ्वी पर सिर्फ जानवर थे या कुछ आदमी आए जो प्रागैतिहासिक मानव, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले भी की है अक्षरों के महत्व में। तो वो कह रहा है जब वो मानव रहा होगा तो ये बताओ, तब तो किसी ने किताबें ही नहीं लिखी थी, तब क्या हुआ होगा? यानी उस जमाने की बातें हमें कैसे मालूम हो? तो क्या करें, क्यों ना बैठे बैठे कुछ सोच निकालें। एक बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते थे सोच लेते, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी बिना किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है? तो कह रहा है अब हमने क्या किया, जब हमारे पास कोई भी उसके साथ सबूत के साथ कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, कोई प्रमाण नहीं था जिसका, उसके लिए हमने कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। हमने कहा यहाँ पे एक परी होती होगी, वो लोग आकाश में उड़ते होंगे, लोग ऐसा होता होगा, हिम मानव की हमने कल्पना कर ली। तो कह रहा है इन कहानियों में हमें बड़ा मजा आने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे पास तो कुछ सच्चाई थी ही नहीं, तो हम इस तरीके की कहानी गढ़ने लगे। कह रहा है लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किताबों से होती हैं। वो क्या चीजें हैं, ये देखिए। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और भी कितनी ही चीजें हैं। इसको प्लीज रेखांकित कीजिए, जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें से निकलता है। तो प्लीज ये वाला सब अंडरलाइन कीजिएगा, रेखांकित कीजिएगा। कह रहा है किससे पता चलता है दुनिया का हाल? जब तक किताबें भी नहीं थी तो किससे मालूम चला हमें? पहाड़ से, समुन्दर से, सितारों से, नदियों से, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से, जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, बशर्ते कि हमें उनको गौर से देखना आता हो, हमें पहाड़ों की, नदियों की भाषा पढ़नी आती हो, यहां तक कि चट्टानों के, पत्थरों की भी भाषा पढ़नी आती हो। असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि इस संसार रूपी पुस्तक को खुद पढ़ें। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं देखो, अगर आप सचमुच दुनिया को जानना चाहते हो तो ये नहीं है कि आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली और आपने जान लिया ना। क्या करना है आपको कि आपको खुद संसार रूपी पुस्तकों, यानी आप लोगों को मिले, आपके हाथ में कोई छोटा सा पत्थर लगता है,
आपके हाथ में एक बालू का कण, बालू मतलब रेत का कण लगता है, आप उसको भी गौर से देखिए। और जब आप गौर से देखेंगे उसको, तब आप उस पत्थर की, आप उस नदी की, आप उस बालू की, रेत के कण की कहानी जब आप सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, तो वो एक बड़ी कहानी लिए हुए आपकी हथेली पर सामने होगा। संसार पुस्तक है, ये बात बताना चाहते हैं कि संसार के लोगों को पढ़ना सीखो, केवल लोगों को नहीं, संसार के में जो प्रकृति है, प्रकृति की एक एक चीज को जब आप पढ़ना सीखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो हर चीज में एक किताब खुली हुई है। सोचो, पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। कह रहा है, आपने क्या किया, आप जा रहे हो पहाड़ के नीचे, आपने देखा एक छोटा सा रोड़ा पड़ा हुआ है। रोड़ा क्या होता है? छोटा पत्थर, पत्थर पड़ा हुआ है। तो आपने सोचा ये तो मामूली पत्थर है ना, वो मामूली पत्थर नहीं है, वो संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना है। कैसे? शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाता है। शर्त यही है कि आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। अब ये बताएंगे कैसे एक पत्थर भी तुम्हें जानकारी देता है, इस पाठ के अंत में बताएंगे वो। अब ये कह रहा है कोई जबान, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसके लिए तुम्हें पहले प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो प्रकृति के अक्षर कौन से होते हैं? पहाड़, नदी, जंगल, जानवर की हड्डियां, झरने और पत्थरों के टुकड़े, ये हैं प्रकृति के अक्षर। अंत में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, प्रकृति के अक्षर किन्हें कहते हैं? तो उसका उत्तर यही है कि पत्थर के टुकड़े, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, जानवरों की हड्डियां प्रकृति के अक्षर हैं। सॉरी। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। अब ये बता रहे हैं कि तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, ठीक है? तो क्या तुम्हें वो कुछ नहीं बताता? आपने देखा, आपने सोचा क्या है ये, तो छोटा सा गोल चमकीला सा पत्थर है, बड़ा मुलायम है, चिकना हो गया है, गोल है, और उसके खुरदरे किनारे और कोने कहां गए? आपने कभी सोचा इस बारे में? अब तुम सोचो कि ये पत्थर चिकना कैसे हुआ, ये पत्थर चमकीला कैसे हुआ, ये पत्थर गोल कैसे हुआ। ये चाहते हैं नेहरू कि एक एक चीज में प्रकृति की आप पढ़ना सीखो उसको। फिर अब यह है गोल चिकने रोड़े की तरह। वो कह रहा है क्या तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करो तो क्या होगा? तो वो क्या निकलेंगे उसमें से? बड़े नुकीले पत्थर, खुरदरे ऐसे पत्थर निकल आएंगे। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होंगे। तो फिर ये रोड़ा कैसे चिकना और गोल हो गया? तब तुम क्या, जब तुम दिमाग पे जोर डालोगे क्या पता लगेगा? अगर तुम्हारी आंखें देखे, कान सुने, तुम उसी की कहानी उस पत्थर के मुंह से सुन सकते हो। कैसे? पत्थर तुमसे ये कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। कह रहा है वो पत्थर बताएगा, देखो मैं ऊपर से आ रहा हूं, उस चट्टान से टूट के, चट्टान क्या होती है? पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ की टुकड़ा। मेरे पहले वो पत्थर बता रहा है कि ठीक टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। फिर वो उस पत्थर के साथ क्या हुआ? वो किसी पहाड़ के पास पड़ा रहा बहुत सालों तक। फिर पानी आया, पानी उसे भागकर छोटी घाटी में ले गया। छोटी घाटी के बाद वो पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसको एक छोटे से दरिया मतलब नदी में पहुंचा दिया। फिर छोटे से दरिया से वह बड़े वाली गहरी नदी में पहुंच गया। नदी में पहुंचने के बाद वह उसके नदी के किनारे पर या जो छोटे छोटे बीच में पत्थर होते हैं उनसे बेचारा रगड़ खाता रहा। फिर धीरे धीरे करके उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और घुमावदार हो गया और चमकदार भी हो गया। इस तरह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम्हारे हाथ वो लग गया। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो क्या होता? तो वो छोटा होते होते अंत में बालू मतलब रेत का एक कण बन जाता। रेत तो देखिए आपने, उसमें किसी चमकदार कण होते हैं। तो कह रहा वो रेत का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से, कौन है उसके भाई? बाकी रेत के कण या जिन पत्थरों से वो उसका ओरिजिन हुआ यानी उत्पत्ति हुई है। जहां एक
सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते। बालू के तो रेत के घर हम डालते हैं ना, पैर अंदर डाल देते हैं और रेत के ऐसे करके घर बनाते हैं। अब तो आपको रेत कम देखने को मिलती है, लेकिन कहीं पे मकान बन रहा होता है तो वहां पर देखो आप, रेत पड़ी होगी ना, तो रेत हल्की गीली हो जाती है। तो हम लोग भी क्या क्या करते थे, रेत के अंदर एक पैर डाल देते थे और उसके ऊपर ऐसे हट जैसी बनाने की कोशिश करते थे। फिर पैर निकाल लेते थे तो वो ऐसे घर जैसी शेप का रह जाता था। तो हम लोग ऐसा पहले बहुत किया करते थे। तो इस तरीके का बालू के बच्चे घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ये सोचो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। और वो ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा रोड़ा तुमने हाथ पे रखा चिकने वाला, और मैंने तुम्हें बता दिया कि वो पहले क्या था, वो पहले चट्टान था, फिर चट्टान से होते होते वो कहाँ पहुंच गया होगा, चट्टान से टूट कर वो पहुंचा कहीं पे दरिया में, पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, फिर उसको पानी बहा के ले गया, फिर वो पहाड़ी नाले ने उसे धकेल के दरिया में पहुंचाया, फिर छोटे दरिया से बड़े दरिया में पहुंच गया, और बड़े दरिया से लुढ़कता लुढ़कता फिर वो उसे कहां पहुंच गया, वो अंत में बालू का एक जर्रा हो गया और समुद्र के किनारे पहुंच गया, और आजकल तुम उसमें अपने घर बना रहे हो। क्या ये सचमुच बालू और पत्थर की कहानी है? नहीं। क्या कहना चाहते हैं नेहरू? नेहरू ये बताना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसी अनगिनत किताबें खुली हुई हैं जिनको पढ़ना हमारा काम है। यानी आप जब किन्हीं लोगों से मिलते हैं, बहुत कितने सारे लोग हैं जो देशी हैं, विदेशी हैं, जो किसी और प्रांत के हैं। भारत में तो वैसे ही विविधता का देश है, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कि कल्पना कीजिए आप कभी सिक्किम गए, या आप कभी भूटान गए, या आप कहीं और कहीं पर भी गए, चेन्नई गए, तो वहां के लोगों की संस्कृति, वहां के लोगों की बातचीत, वहां के लोगों का उठना बैठना, वहां के समंदर का पानी, जुहू बीच का कैसा पानी है, और गोवा जाते हैं तो वह कैसा है, वो क्या कह रहे हैं, ये प्रकृति, ये मनुष्य, ठीक है, ये नदियां, नैनीताल के पहाड़, शिमला के पहाड़, कुल्लू मनाली के पहाड़, कह रहे ये सारी चीजें आपसे कुछ ना कुछ कहती हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि इन्हें पढ़ना आपको आना चाहिए, कि आपको पता लगे कि ये प्रकृति आपसे क्या कह रही है। तो वो अपनी बेटी को क्या बताना चाहते हैं? केवल गोल रोड़े चमकीले की कहानी नहीं सुनाना चाहते, बल्कि वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से संसार एक पुस्तक के समान है। यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो पुस्तक के समान होते हैं, उनको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चों, ये जो आपकी कहानी है, संसार पाठ है, संसार पुस्तक है, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। और आप ये भी जानते होंगे कि इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ उसको। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने अनेक उनसे चिट्ठियां लिखी थी, और उसी में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप कैसे धीरे धीरे सब चीजों को पहचाना। तो ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया को समझने की, जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी अपने देश के बारे में बोलने बताने में उन्हें बहुत मजा आता था, और ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक में संकलित हैं। तो संसार पुस्तक है जो हमारा पाठ है, वो इसी से लिया गया है। और खास बात ये है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, कि नेहरू जी ने ये अंग्रेजी में लिखा था, और इसका अनुवाद किसने किया? हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो आशा करती हूँ मुझे कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले पाठ के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो तब तक